सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। हुकूमत किस हद तक पीटीआई से कंफर्टेबल होगी, क्योंकि एक तरफ बातचीत की बात होती है, दूसरी तरफ एहतजाज की तैयारी चल रही होती है। इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, ज़ादा हुसैन तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन आइन पाकिस्तान, और भी ही इज़ डूइंग ब्रिलियंट। और अगर ऐसे यंगस्टर्स सामने आए तो मुझे लगता है कि पेचीदा से पेचीदा मामलात सॉल्व हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब पंजाब की लीडरशिप तो पीटीआई की नज़र नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, अहमद चट्टा, बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई हैं, वो ग्राउंड पे नहीं है। इसका नुकसान होगा पीटीआई को। कैसे फिर मोमेंटम बरकरार रह सकता है इनके बगैर? देखें, सजाएं तो आने वाले दिनों में शायद और भी होंगी, क्योंकि इनकी जो प्रोसिक्यूशन की टीम है वो अब गवर्नमेंट की कर रही है। जो इनके लॉयर्स हैं वो बिल्कुल गायब है ना। वो पहले बर वक्त तैयार होते हैं और फिर जब अनाउंसमेंट होती है तो फिर सियासी क्या के बात नहीं बनती। ये बात पीटीआई के अंदर बड़े हाई लेवल पे डिस्कस हो रही है कि हम कर क्या रहे हैं। हमें अपने लोगों को सजाएं दिलवा के बारी बारी सीटें खत्म करनी है या सियासत करनी है। सियासत बिल्कुल कह सकते हैं कि हमें सीटों की जरूरत नहीं, हमारी पॉपुलैरिटी है जी। फिर आप क्या कर रहे हैं? अगर आप सियासत ही नहीं करना चाहते, आप असम्बलियों में वजूद नहीं रखते, आप केपी में मौजूद हैं, कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से आप चले गए जहां अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना होता है, वो तो वॉक ओवर देते हैं ना, ये वहां जाके सेनेट से भी देते हैं। तो पॉलिसी में कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से ये फंसे हुए हैं। यहाँ पे पीटीआई का मसला अलार्मिंग सिचुएशन पे पहुंचा हुआ है कि जब भी इनकी मरकजी क़यादत, खुद इमरान खान जो कॉल देते हैं वो पंजाब से ठुस हो जाती है। आप उसको कह दें कि जी बड़ा जुल्म है, तशद्दुद है, पकड़ते हैं, लेकिन सियासत तो सियासतदानी करते हैं ना। उनका काम है अपने लोगों को निकालना, वर्कर्स का आना, उनके लिए ढाल बनना, उनके ऊपर अगर मुकदमात है तो उनका पैरा देना, जो पीटीआई में बिल्कुल फुकदान है मेरे नज़र में। तो इसको दौरा बराए दौरा आप कह लें। नेगेटिव ये हुआ है कि अगर एक साफ़ी ने सवाल किया है, अगर वो ये कह देते कि जी ये अज़मा बुखारी ने क्वेश्चन किया आप पे, आप इस पे क्या कहते हैं, तब भी ये बात हो जाती। या वो कहते कि भाई ये जो पंजाब गवर्नमेंट का इल्ज़ाम है आप मुझ पे लगा रहे हैं और मैं इसको नहीं मानता, मेरे ख्याल में वो बात बेहतर होती। उन्होंने अपने लिए ना वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहरहाल क्रिएट किया है इस ये कह के, और उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। वहीं से दौरे में खराबी पैदा हुई कि फिर आप एक तरफ अपनी खवातीन की बात करते हैं, जिस खातून ने सवाल नहीं किया, वो वज़ीर आला पंजाब हो, वो अज़मा बुखारी हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आप भी कर लें। आपका गुस्सा लगता है कि अंदर भरा पड़ा था और वो उबल के बाहर आया है। ठीक, राना साहब आप मेरे साथ ही रहेगा। अकवंज़ादा हुसैन साहब, पहले तो जो राना साहब ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया बीइंग ए जर्नलिस्ट, मेरा भी इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है कि सहाफ़ियों को भी जब सवाल करना चाहिए तो कभी कभी कुछ सवाल होते हैं, कभी कभी वो दुखती रग पे हाथ होते हैं और कभी कभी वो जलती पे तेल का काम करते हैं, और हम बहुत स्मार्टली डिसाइड करते हैं कि हमने किस वक्त क्या कहना है। तो अगर सवाल पे एतराज़ है तो फिर जवाब भी बेहतर आ सकता था। आपको लगता है जवाब अवॉइड किया जा सकता था हुसैन साहब? बहुत शुक्रिया बतूल। देखिए, बात यह है कि ये सवाल करने की नौबत क्यों आई, पहले मेरा सवाल ये बनता है इस सारे मौजू पे बात करने से पहले। कल को अगर मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ लाती है तो क्या हमारा रवैया ये होगा? हरगिज़ नहीं। हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम पश्तून बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, रिवायत पसंद लोग हैं। तो चक्री पे जब उनको रोका जाता है और एक SHO उनको रोकता है तो यहाँ से तलखी बढ़ती है। फिर जिस तरह पंजाब असम्बली में हमने देखा, और फिर जो सवाल किया था, यकीनन जो हमारे कुलीग है, मेरे भाई है मीना खान अफरीदी, उनको अल्फाज में एहतियात बरतनी चाहिए थी। लेकिन जो सवाल किया था, क्या वो सवाल किसी भी पैमाने से, किसी भी जाविये से वो बनता है? क्या मेहमानों से इस तरह के सवाल किए जाते हैं? तो मेरे ख्याल में गलती जो है ना, जो पहला सवाल करता है, जो प्रोवोकिंग किस्म का सवाल हो, वो नहीं करना चाहता। हाँ, मैं इस बिल्कुल एक जमहूरी इंसान हूँ, मेरा ये मानना है कि आपको सख्त से सख्त जवाब दे, सख्त से सख्त रिएक्शन दे, लेकिन वो हमारे उस रिवायती अखलाकी कदरों के अंदर। हुसैन, और सवाल भी रीशेप हो सकता है। अगर मीना साहब से गलत हुआ है तो सवाल भी रीशेप
हो सकता है? दिस इज व्हाट बिल्कुल। अब एक और सवाल ये कि हुसैन साहब, क्या कोई पेशरफ्त हुई है गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात के ऊपर आपके साथ? देखिए बतूल, अभी तक तो कोई बाज़ाब्ता तौर पर हमें कोई इंफॉर्मेशन न मिली है, न कोई हमसे रब्ता किया गया है। बात यह है कि हुकूमत के जो लोग आकर टीवी पे मौक़िफ़ देते हैं वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। कभी कहते हैं पीटीआई के अंदर क्लियरिटी नहीं है, कभी कहते हैं ये हो गया, कभी कहते हैं वो हो गया। भाई जान, हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को इमरान खान ने ही मैंडेट दिया है ना, उस मैंडेट की बुनियाद पे हमने आपकी जो मुज़ाकरात की ऑफर थी उसको ज़ाती एजेंडे के बजाय, कोई पावर पॉलिटिक्स के बजाय, कोई पावर शेयरिंग फार्मूले के बजाय हमने वो मसाइल सामने रखे हैं जो आईनी पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो कानूनी पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो इन स्वच्छ पाकिस्तान को जिस बहरानों का सामना है कहीं। लेकिन हुसैन, एक खबर ये भी आ रही है, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कंफ्यूज है, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि क्या ये दुरुस्त है, आप इसकी तस्दीक कीजिएगा कि अगर गवर्नमेंट आप पे ये कन्वे करे कि 2024 के इलेक्शन या इसके से पहले इलेक्शंस की ऑडिट की बात नहीं करें, इस तरह बाकी इलेक्शंस भी करेंगे, इससे बेहतर है कि आप आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा कोई पैगाम आप तक पहुंचा? बतूल, आप मुझसे ज्यादा बाखबर सहाफ़ी है। आपको खुद पता है कि 2024 का इलेक्शन ही इस वक्त इस सारी बर्बादी का जड़ है। क्यों नहीं डिस्कशन में होगी? और अगर आप मुज़ाकरात से पहले ही इस तरह के पेश की शराइत रखेंगे, इस पे करनी है, इस पे नहीं करनी। हमने तो कोई ज़ाती एजेंडा नहीं रखा ना, हमने तो आईनी पाकिस्तान रखा है। आए बेटे, हम आपको दलील से साबित करेंगे कि कहाँ गलती हो रही है और किस तरीके से उसको दुरुस्त किया जा सकता है। हमारी तो कोई लेकिन हुसैन साहब, उनकी इस बात में थोड़ा सा लॉजिक तो नजर आता है मुझे, अगर आप मुझे अलाउ करें। अगर वो 2024 को का चाह रहे हैं ऑडिट ना हो, तो आप ये चाहेंगे आप कि 2018 का ऑडिट ना हो? क्योंकि भाई क्योंकि कुछ हकायक तो सबके सामने, हम 2014 को हो, 2013 का हो, हमने तो 2024 के इलेक्शन में भी, 2024 के इलेक्शन में अगर आपको पता हो, आप सारा कवर करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का ये एक नैरेटिव था कि खैबर पख्तूनख्वा में उनका मैंडेट चोरी हुआ है। हमने खुलेआम बड़े दिल के साथ, बड़े ज़र्फ के साथ उनके सामने ये मुद्दा रखा कि मौलाना साहब, एक सीट जहां पे आपको ये लगता हो कि आपका मैंडेट जो है ना वो चोरी हुआ है, कि पीटीआई को दिया गया है या किसी और पार्टी, हम बहैसियत सूबाई हुकूमत तैयार है, आप बताएं कौन सा हल्का खोलना है। हमने तो यहाँ पर पहले, अगर हमारे अंदर ठीक है, मुझे राना साहब को भी शामिल करना है, लेकिन हुसैन, आपकी बात से ये लग रहा है कि आप तक ऐसा कोई पैगाम पहुंचा भी नहीं है। जो अभी तक तो हमारे साथ किसी ने बाज़ाब्ता तक कोई राब्ता नहीं। ठीक, राना साहब, गवर्नमेंट वाकई संजीदा है, बिकॉज व्हेन आई स्पीक टू पीटीआई दे लिटरली से कि हम जितना भी कोशिश कर लें, जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। और प्राइमरीली आपको भी नहीं लगता कि हुकूमत किसी भी तरह इसको अवॉइड करना चाहे, वो अवॉइड नहीं कर सकती, उनके बगैर नहीं हो सकता? देखें, हुकूमत ने तो कोई पहली दफ़ा तो मुज़ाकरात की शहबाज शरीफ ने बात नहीं की, 4-5 दफ़ा और पब्लिकली की और पार्लियामेंट में की, और उमर अयूब साहब चोर और डकैत से कम पे बात ही नहीं करते थे और हर दफ़ा मुज़ाकरात को वो ज़ीरो कर देते थे। इस दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बगैर शर्त के, बगैर ब्लैकमेलिंग के आप मुज़ाकरात करें, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, खुशाइंद बात है। शर्त कम है, ज़्यादा है, मुज़ाकरात की दाग बेल डलनी चाहिए। लेकिन उसमें जाहिर है कि जब पीटीआई की इमरान खान ने खुद कहा है महमूद खान चकदेई और राजा नासिर अब्बास को, मेरे साहब में महमूद खान चकदेई का मौक़िफ़ जो ज़्यादा नरम होना चाहिए था वो सख्त है, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का रवैया बहुत बेहतर है। जो मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है मुज़ाकरात के हवाले से, कि पहले बातचीत तो शुरू होनी चाहिए ना, ताकि सियासी रास्ता बने। क्योंकि आप अगर प्रेशर डाल के कर सकते तो 26 नवंबर को भी कर लेते, 9 मई को भी कर लेते, वो नहीं हो सके। तो अब जब यहाँ पे आ गई ये बात के DGI-SPR भी बात कर चुके, कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज भी आ चुकी, कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो बड़ी सख्त बातें थी ना। तो ऐसे माहौल में फिर पुल डाउन करने की जो भी कोशिश होगी उसको बेहतर ही गिरदाना जाएगा। मेरे हिसाब किताब में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इसका जवाब आ जाएगा, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि हुकूमत की तरफ से कोई पैगाम ये चला गया है कि आप इस पे बात करेंगे और इस पे नहीं करेंगे। खबर देने वाले हमारे बड़े अच्छे दोस्त साथी हैं, लेकिन मैंने अपने तौर पर चेक किया है पीटीआई को, और अखुनज़ादा साहब खुद बैठ के आपके सामने कह रहे हैं, जो तर्जुमान है, कि इनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। तो किससे? फरिश्तों से बात हुई है? फरिश्ते नहीं है इन मुज़ाकरात में फिलहाल, जब उनकी जरूरत पड़ती है वो आ जाते हैं, जिनको मैं और आप फरिश्ते की सूरत में बात कर रहे हैं। तो जो सियासी गुफ्तगू है वो डायलॉग की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो कोई मसला दुनिया का हल नहीं होता। तो फिर राना साहब ये बस सिर्फ इतना बता दें कि जो शहबाज शरीफ ने कहा है उसको फरिश्तों की बैकिंग है नहीं, क्योंकि फरिश्ता सिफ्त होना, फरिश्ते की तरह बिहेव करना, ये तो एक मस्बत चीज़ है।
तो जो देखिए ये बार बार कहा जाता है ना, हम फरिश्तों को ओपन करते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है कि नहीं है। शहबाज शरीफ कौन है? वजीर आजम है ना, और उनके साथ किन लोगों की मुलाकात होती है? जाहिर है जिन लोगों का मुताबिक पाकिस्तान के नहीं वो उनका आप बॉस कहें उसको, आप ये ना कहें नुमाइंदगी कि मैं उसकी जो जमहूरी उसकी वो है, आप उसको चाहे कुछ भी कह दें, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप कहें। वो जिम्मेदार है जब वो कैबिनेट में बैठ के कह रहा है कि मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हर दफा उनको लान तान की गई पीटीआई की जानिब से। मैंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान ने बड़ी सख्त शर्तें, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन इस बात को बहुत अच्छा समझा जाना चाहिए कि आपने एक मुज़ाकरात का मैसेज दिया जिसमें पेशगी शराइत ये नहीं रखी गई कि इमरान खान से मिलाओ, हमें फलां करो, जो पहले होता था, क्योंकि बैठना तो चाहिए। और ये अब जब इन्होंने कह दिया है, क्या इन्होंने स्पीकर से, वजीर आजम से या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दोनों ने जवाब देना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से अपने अपने वज़रा जो आते हैं वो सवाल जवाब, जो माहौल होता है प्रोग्राम का, उसके हिसाब से जवाब आता है। उसको आप ये सीरियसली नहीं ले सकते कि जी बिल्कुल फाइनल फलां राना सनाउल्लाह ने कह दिया या साद रफीक कुछ कह रहे हैं, कोई दूसरा कह रहा है। इधर भी पीटीआई के भी भांत के लोग बोल रहे होते हैं। आप देखें शेख वकास ने जीरो कर दिया, अलीमा खान ने जीरो कर दिया जब इन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे, उन्होंने कहा मुज़ाकरात करने वाले हमारे दुश्मन होंगे। तो दोनों तरफ से लोग बात करते हैं। तो राना साहब पे जो शहबाज शरीफ ने कहा जवाब आना चाहिए, जो राना साहब जो आप कह रहे हैं, जो शहबाज शरीफ ने कहा, इस पे फिर एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है, क्योंकि DGISPI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर आजम की तरफ से आना डाइजेस्टेबल नहीं है। क्या उन्होंने भी कुछ असबाब? शहबाज शरीफ रोटी को चोची नहीं कहते, और ये प्लान था ना, कोई लाइव अचानक तो नहीं चल गया था ना। आपको और हमें मैसेज आए थे ना कि प्राइम मिनिस्टर का काबीना से जो खिताब है, जैसे रूटीन में आता है इतने बजे नशर किया जाएगा, वो प्रॉपर वेल वर्डेड था, एडिटेड था, जो भी होता है वो प्लान करके अनाउंस किया गया था। और मेरे हिसाब किताब में फिर जवाब भी उसका एक हिकमत अमली के तहत ही आया ना कि चलें सियासतदान ही रास्ता निकालें, जो हम और आप सब बात करते हैं कि सबसे पहले सियासतदानों को खुद तो बात करनी चाहिए ना, फिर किसी की तरफ जाएं आप। और एग्जैक्टली। और हुसैन, अगर सियासतदानों को, क्योंकि पहले तो फ्रेंकली ऐसा माहौल बन गया था कि सियासतदान भी सोच रहे थे कि बात करें या ना करें, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए थे, लेकिन अब एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे ये बात हो रही है, तो उसको बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए। राना साहब भी कह रहे हैं कि आपके एलामिया में ये बहुत इनकरेजिंग चीज़ थी कि आपकी वो जो सख्त शराइत थी उसमें आपने लचक का मुजाहरा किया, लेकिन इमरान खान की रिहाई का जिक्र ना होने को आप डील कैसे करेंगे? क्योंकि पहले आप कह रहे थे कि ये करें तो बातचीत होगी, अब आप इसके ऊपर जब बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे तब इस पे बात करने का इंतज़ार करेंगे, या फिर ये साइड बाय वो जेल में ही रहें और आप मुज़ाकरात साथ साथ चलाएंगे? देखिए बतूल, बात ये है, हम चाह रहे हैं कि बात हो आईनी पाकिस्तान पे। देखिए बुनियादी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एक रियासत का शहरी के साथ, हम समझते हैं कि वो मुआहिदा मसख हो गया है, उस मुआहिदे की जो हुलिया है वो बिगाड़ दिया गया है। तो जब उस पे बैठ के बात करेंगे तो कैदी नंबर 804 का जिक्र तो जरूर आएगा, असीरान का जिक्र जरूर आएगा, अडियाला जेल जरूर फिर मरकज बनेगा, लेकिन सबसे पहले सियासतदान खलूस नियत के साथ और संजीदगी के साथ इस पॉइंट पे बैठे कि भाई अगर हमने तो ये मुद्दा रखा है कि हमें ये वतन अजीज है और हम ये समझते हैं कि ये वतन इस वक्त बहुत सारे हमजहत बहरानों के अंदर गिरा हुआ है, और अगर सियासतदानों ने होश के नाखुन ना लिए तो खुदा न खास्ता हम में इतनी सकत नहीं है। ये कल भी मैं एक टीवी प्रोग्राम में कह रहा था, तो एक मुस्लिम लीग का एक नुमाइंदा वजीर था मेरे ख्याल में, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो बार बार सेंट्रल पंजाब, मैंने उसको टोक के कहा कि भाई जान सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान नहीं है, बाकी पाकिस्तान की खैर खबर ले ले। हम उस पूरे पाकिस्तान की बात करना चाह रहे हैं जो इस वक्त इज़्दिराब का शिकार है, जो इस वक्त मायूसी का शिकार है, जो इस वक्त एक ऐसी कैफियत में कि लोगों की उम्मीदें जो है ना दम तोड़ गई है। और हुसैन, फ्रैंकली अगर आप पाकिस्तान के इश्यूज को लेके सियासत करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपका पीटीआई की शराइत मनवाना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। दिस इज व्हाट मेनी आर थिंकिंग इन द कंट्री, और आई बिलीव दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पीटीआई पाकिस्तान की ही एक सियासी जमात है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, कोई गैर मुल्की शख्स नहीं है। वो इस तरह तो नहीं है कि उसको हम इररिलेवेंट करके। तो हुसैन, आप मौलाना को एंगेज क्यों नहीं करते? मौलाना को एंगेज क्यों नहीं करते आप? मेरे ख्याल में हमारे उनके साथ नोट्स एक्सचेंज होते रहते हैं और हमारा एक राब्ता है आपस में, और अगर मौलाना साहब इस पूरे मामले में उनका कोई उनकी तरफ से कोई इनपुट आती है तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान उसको वेलकम करेगी। और अब तो इलेक्शन के ऊपर भी आपका और उनका स्टांस एक है
तो इसमें इलेक्शन के ऊपर हमारा स्टांस एक है, अफगानिस्तान से रिलेटेड जो इश्यूज है उसके ऊपर हमारा स्टांस एक है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर हमारा स्टांस एक है, नए इलेक्शन के ऊपर हमारा स्टांस एक है, खैबर पुख्तनख्वा में जो लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल है इसके ऊपर हमारा स्टांस। ठीक है हुसैन, आप मेरे साथ ही रहे। राना साहब, गवर्नर राज के हवाले से सवाल अब बहुत रिवायती हो गया है, बट डू यू थिंक दैट इट्स स्टिल रेलेवेंट? मेरा ख्याल है कि जब ये खबर आई थी कि सोचा जा रहा है तो उसके बाद बहुत कुछ बेहतर भी हुआ, और जो केपी गवर्नमेंट की तरफ से इंतहाई सख्त गुफ्तगू हो रही थी, उनके वजीर आला उनके तर्जुमान कर रहे थे, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और बेहतरी आनी भी चाहिए थी और बेहतरी आई है। मैं तो उसको खुश आइन कहूँगा कि ये आइन के अंदर मौजूद है, लेकिन हर चीज़ जो आइन में मौजूद है ज़रूरी नहीं होती कि उसके ऊपर आप उस तरह से सख्ती से अमल करने जाएँ। सूबे और विफाक का ताल्लुक बिल्कुल लाजिम मलजूम है, उसके अंदर कुट्टी की सूरत हाल पैदा होनी नहीं चाहिए, जो कि अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हुई है। वज़ीर आला केपी NFC के इजलास में चले गए हैं और आइंदा भी जहाँ ज़रूरत होगी जो गुफ्तगू अब तक सामने आई है वो जाएंगे, उन्हें जाना भी चाहिए, उनके सूबे का काम है, उनके सूबे के वसाइल की बात है। विफाक और जो केपी है या बाकी सूबे हैं कोई अलग अलग तो नहीं है ना, एक इकाई का ही नाम पाकिस्तान है ना, तो उसके अंदर नाराज़गी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, गुस्सा दोनों तरफ से भी आएगा, लेकिन मामलात मेरा ख्याल है कि अब बहुत बेहतर हो चुके हैं। उस हवाले से वो बात दोनों तरफ नहीं रही। ठीक, प्रिसाइजली हुसैन मुझे बताएं कि अगर मुज़ाकरात फॉर एग्जांपल नाकाम होते हैं तो एहतजाज की कॉल अचरकज़ई साहब ही देंगे या कोई और? देखिए, एक कंफ्यूजन स्टार्ट में आपने बताया कि PTI कह रही है कि मुज़ाकरात भी होंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की मज़ाहमत का रास्ता और पुरअमन सियासी मज़ाहमत जो हमें अपना दस्तूर हक देता है इज्तिमा का और प्रोटेस्ट का, उस पे हम चल रहे हैं पहले से भी। 8 फरवरी को हमने पूरे मुल्क की सतह पर और गैर मुल्क इंटरनेशनल सतह पर हमने इसको एक ब्लैक डे के ऊपर ऑब्जर्व करना है, उसके लिए हमारी तैयारियां जोर शोर से जारी है। चारों सूबों में हमारी कमेटीज बन चुकी है जिसमें PTI के सारे मेन अकाबरीन स्टेक होल्डर शामिल है। यानी मैं आपको खैबर पुख्तनख्वा की एग्जांपल देता हूं कि उसमें हमारी जो खैबर पुख्तनख्वा की कमेटी है उसमें वज़ीर आला साहब खुद मौजूद है, PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब उसमें मौजूद है। तो ये जो मज़ाकरात का हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम होता था कि तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ये लोग एजिटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जमहूरी रवैया नहीं अपना रहे, हालांकि हमसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में कोई जमहूरी रोक नहीं है। बहुत शुक्रिया अख्वंज़ादा हुसैन साहब, तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, आमिर इलियास राना साहब सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया लेते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। आज 28 दिसंबर है और 3 दिन बाद 2025 का साल ख़त्म हो जाएगा। हर नए साल से पहले सियासी और आलमी मंजरनामे के हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस होती हैं जो कि हम नॉर्मली जब हार्ड कोर पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस पैराए में बात नहीं करते, बट समटाइम्स इट गेट्स रियली इंटरटेनिंग फॉर द व्यूअर, और इनमें से काफ़ी ठीक भी साबित होती हैं और उसमें इंटरेस्ट भी होता है लोगों का। और 2026 के हवाले से भी काफ़ी पेशन गोइयाँ की गई ये साल पाकिस्तान और आलमी सियासत के हवाले से कैसा होगा, इससे बात करते हैं। हमें जॉइन करी हैं सामिया खान, माहिर उलूम नजूम हैं और ये एक ऐसा इल्म है जो कि बहुत एक्साइट करता है लोगों को और डेफिनेटली इसकी ऑथेंटिसिटी तो है इस नॉलेज की। बहुत शुक्रिया सामिया, आप जॉइन कर रही हैं। पहले तो ये बताएं कि 2026 का साल पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? हमने पहले भी जंग जीती, तैयारी गिराए, अपना बड़ा मार्ग बनाया, लेकिन अगला साल कैसा होगा पाकिस्तान के लिए? सबसे पहले बतूल आपके सुनने वालों को अल्लाह करे अल्लाह ताला हर घर में खैर व अमन का साल उतरे, सबको अल्लाह ताला अपने प्यारों की खुशियाँ देखना नसीब हो, क्योंकि 2025 ओए होए होए मेरा तो काम है लोगों को सुनना। तो और बाकी जहाँ तक बात है कि ये वाला साल कैसा गुजरेगा, एक तो ये साल यूँ समझें कि नई ट्रांसफॉर्मेशंस का साल है, नई तब्दीलियों का साल है। और जो है, अब मुझे ये नहीं पता कि आप इसको दुनिया के लिए भी पूछना चाह रहे हो या पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए जहाँ तक बात है, तो जब याद होगा आपको बतूल जी, शायद आपने भी कभी मुझे सुना हो कि जब मैं कहती थी कि पाकिस्तान के लिए जो है 2025 जो है वो एक मोजज़ाती साल है जिसमें रूहानी मदद भी मिलेगी,
जिसमें पाकिस्तान उस पटरी पे चढ़ जाएगा जो पाकिस्तान डिजर्व करता है, ठीक है। और वो वक्त भी आएगा जब आपको अपने ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर आप प्राउड फील करोगे। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं इवन 1 मई 2025 को भी एक प्रोग्राम में लाइव कर रही थी। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, अभी जंग के खतरात थे, हमें थ्रेट्स थे। तो उस दिन मैंने कहा कि 1 मई 2025 से पाकिस्तान के लिए आसमान पे नक्शा नरम हो चुका है और अगले 9 दिन तक आप बेहतर खबर सुन लेंगे। ये मेरा शो ऑन एयर है, बिलाल कुतुब साहब का शो था, एक न्यूज़ है, ताकि आप अगर कोई मुझे समझे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि मुझे पता भी नहीं था कि 9वें दिन के बाद 10 मई आ जाएगी, सीज फायर होने से ग़ज़वा बदर का सा समा जो है वो मेरी मुल्क की अफवाज का सर बुलंद करके चला जाएगा। ये मेरी भी वहम गुमान में नहीं था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक महदूद सा इल्म है बतूल, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। सितारों की ट्रांसलेशन मैं आपको दे सकती हूँ, मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम दे सकती हूँ, ग्राउंड रियलिटी क्या होगी कि क्यों पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हुई, ये चीज़ हमें वो वक्त इसका जो है वो बताता है जिस वक्त। और सामिया, एक और भी खबर है जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि आपसे बात की जाए। आपको पता है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत प्रोएक्टिव ऐसे बयानात देती रहती है, जिससे बार बार लगता है कि वो फिर किसी मिस एडवेंचर के लिए तैयार होंगे। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या खुदा न खास्ता फिर किसी और जंग का खतरा मौजूद है? देखिए, इंडिया डायरेक्टली हमसे पंगा इंशाल्लाह रब के हुक्म से नहीं लेगा। इंडिया तो अपने ही हालात में उलझता चला जाएगा। इंडिया के तो अपने हालात उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि दुनिया के मुख्तलिफ महाज़ों पे मिड फरवरी के बाद जो टाइम शुरू होने जा रहा है बतूल, ये एक वो वक्त है 3 साल यहाँ से शुरू होने वाले जो दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर में लेके जाएंगे। लेकिन अब सेल्फिश होने को दिल नहीं करता, उन हालात में हमारा खित्ता सेफ है। जब ये भी प्रेडिक्शन आपको अक्सर ही आपने सुनी होगी, जब मैं कहती थी मेरा मुल्क सुपर पावर्स का लाडला हो जाएगा, सुपर पावर्स को हमारे सर्वाइवल की हमसे ज़्यादा फिक्र पड़ जाएगी। तो ये वो वक्त है जिसमें शायद हमारी ज़मीन, हमारी एनर्जीज शायद हम लोगों के काम आए। तो ये वो वक्त शुरू पाकिस्तान के लिए हो जाएगा, जहाँ तक जो पाकिस्तान की मैं बेहतरी का स्ट्रक्चर जो मुझे सितारों की चालों से समझ में आता है कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी भी अल्लाह के हुक्म से इस साल आएगी, सरमायादार भी आएंगे, रोजगार के मौके भी खुलेंगे। तालीम का स्टैंडर्ड तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो हमारे मुल्क के बच्चे पढ़ के कामयाब होते हैं, दुनिया में उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा उसको एक लेके जाने की ज़रूरत है एक पॉजिटिव तरीके से, लेकिन हमारे मुल्क में हम ये कह सकते हैं कि तालीमी स्टैंडर्ड्स हमारे अनबीटेबल है अभी भी। ठीक है सामिया, एक और सवाल जो हम टॉक शोज़ में भी बहुत बात करते हैं और कोई डेडलाइन भी आती है, मुज़ाकरात भी पीटीआई के साथ गवर्नमेंट ऑन एंड ऑफ करती रहती है, लेकिन इमरान खान की जेल से बाहर आने का क्या तवक्कुआत हैं? अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ा सा ना गुज़श्ता से पेवस्ता कहानी हो जाती है। 2022 में बतूल जब कहा था कि संभल के चलें, तख्ता धड़न धवता हो सकता है, और मार्च 2022 का एंड प्रेडिक्ट किया था। आप वो दिन याद कर लीजिए, उसी वक्त जो है गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है। फिर 2023 में मैंने कहा था कि इनको अपनी स्ट्रैटेजीज खान साहब को, बल्कि जब वो कंटेनर निकला था मैं तब भी कहती थी बड़े गलत वक्त में कंटेनर निकल रहा है, क्योंकि मार्स फॉल में है, ब्लड शेड का खतरा है। खुद भी वो शिकार हुए और उनके एक जर्नलिस्ट भी उनके पहिए के नीचे कंटेनर के आके दम तोड़ गई थी। उसके बाद जो 2023 का सेकेंड हाफ जब आया तो मैंने कहा था खान साहब मुझे आइसोलेशन में जाते हुए नजर आते हैं। अच्छा, उस आइसोलेशन की तशरीह मैं नहीं कर सकती थी बतूल। अब वो भी हो सकती थी अल्लाह ना करे कैद तन्हाई या जिलावतनी, या खुदा न खास्ता खान साहब की ज़िंदगी को भी ख़तरात लागते। तो उस वक्त में मैं तो कहूँगी उनके प्यार करने वालों को ये तसल्ली होनी चाहिए कि वो सेफ़ हो गए उस वक्त में जो है।
अब जो टाइम है, फिर इस साल मैंने कहा कि 25 मई 2025 तक होगी रिहाई डील के नतीजे में। तो इनके कायदीन को चाहिए कि डील के लिए कोशिश करें, क्योंकि रिहाई ने डील के नतीजे में होना है। लेकिन तब भी लोगों ने नॉन सीरियस लिया इस चीज़ को, बल्कि मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि ना मेरे पास कोई चुड़ैल है और ना ही कोई वो है चिड़िया जो मुखबिरी देती हो। 2009 से मैं प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, ऐसी पेश गोइयाँ जिनका तो शायद आलमी इदारों को भी ना पता हो, जो सितारे इशारे दे जाते हैं। लेकिन जो है हमारे इल्म को यहाँ पे मशकूक नजरों से फौरन ही रंग दे दिया जाता है। लेकिन तो सामिया, फिर ये कोइंसिडेंस है कि आप, ये कोइंसिडेंस है कि फिर आप जो कहती हैं वो कुछ लोगों को सूट भी कर रहा होता है, तो इसलिए शहबाज गिल जैसे लोगों ने आपके बारे में बात की। फिर ये तो एक इत्तेफाक की बात है, क्योंकि डील का लफ्ज़ ही दुख हुआ ना। देखिए, रिहाई होनी ही डील के नतीजे में, कोई रेवोल्यूशन रिहा कराएगा ये नहीं समझ में आता। तो जब वो उनके सितारे ही इस वक्त डाउनफॉल का शिकार हुए हुए हैं, और मैं हमेशा से खान साहब के लिए एक लाइन बोलती आई हूँ, खान साहब को सियासत रास है, शादी रास नहीं है। आप देखिए जितने भी स्कैंडल्स हैं वो तोशा खाना से रिलेटेड हैं, बेगम से रिलेटेड हैं। इससे मतलब पहले बेचारे तब भी जब शादी की तब भी स्कैंडलाइज हुए। तो अब ये वाला साल जो है, अगर 16 फरवरी 2026 तक भी कोई सूरत ना निकली, अभी ये टाइम फिर भी कोई डील दे सकता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोई सिचुएशन बन सकती है। बतूल अगर ये वाला वक्त भी ज़ाया किया तो फिर हम यही कह सकते हैं कि अगला वक्त और भी सख्त हो सकता है। और उनकी एहलिया के हवाले से क्या मुमकिन है उनकी रिहाई? बल्कि एहलिया के जायचे को, देखिए उनके पास, मेरे पास बर्थ चार्ट तो नहीं है, मैं नाम से हमेशा उनके वक्ती जायचे से मदद लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि 16 फरवरी से वो अभी तो क्राइसिस में है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्राइसिस में ना फंस जाएंगे, अल्लाह ना करे। क्योंकि जो सितारा है कि खान, मतलब मुझे नहीं पता क्या इम्तिहान ले सकता है बतूल में, क्योंकि इनके नाम की सरसती शुरू हो जाएगी 16 फरवरी 2026 से। और वो क्या होती है? ये इसका तो आप बतूल जी कभी पढ़िए, तो कुरान पाक में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हजरत अय्यूब वाले वाक़े में सरसती, ये जिंदगी में 7.5 साल का टाइम स्पैन होता है। जब ज़ोहल आपके जायचे के 12वें घर में एंटर होता है तो ये ऑलमोस्ट 7.5 ईयर का टाइम स्पैन होता है। और जिंदगी में ये एवरेज लाइफ में 3 बारी दौर आता है, आफ्टर 30 रिपीट होता है। चेक जिंदगी में एक ही बार करती है, जिसको सरसती कहा जाता है। तो वो आप कह रही हैं कि वो बुशरा बीबी का शुरू होने वाला है पीरियड। अगर आप याद करें, शायद आपने तब तो नहीं सुना, जब नवाज शरीफ साहब ने तीसरी बार वजीर आजम बन के ओथ लिया था, मैं जिस दिन ओथ लिया था बतूल जी, मैं टीवी में कहती थी कि नवाज शरीफ साहब सरसती में हैं। एक एक फैसला सोच के लीजिए, कोई फैसला भी इनके गले पड़ सकता है। हर डिसीजन सोच समझ के लिए, मैं हर बारी नवाज शरीफ साहब के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी। उसी सरसती में 1.5 साल के बाद गवर्नमेंट भी जाती है, वो अपना एम्पायर भी लूज़ करते हैं। और क्योंकि उनके डिसीजन क्योंकि जारहाना रहे, तो आज तक उनका एम्पायर उनको उस तरीके से वो वापस नहीं आ सके, कम बैक नहीं कर सके। सामिया, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी बड़ी तहरीक चलाने की मिजाज हो सकती है, कर सकेंगे वो? क्योंकि मुज़ाकरात तो फ़िलहाल इतना मोमेंटम नहीं है उनका, लेकिन क्या जो तहरीक वो सोच रहे हैं चला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अब पहले जैसा पाकिस्तान नहीं रहेगा। मैं तो बार बार कह रही हूँ, हेलमेट पहन लें, सीट बेल्ट कस लें, क्योंकि अब पाकिस्तान पहले जैसा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में जो है थोड़ा सख्ती का एक दौर शुरू होने जा रहा है। तो वो तो तहरीकें और ये चीज़ें शायद अब आपके ख्वाब में रह जाएं या किताबों में रह जाएं, मुझे इससे ज़्यादा कुछ। बल्कि जो तहरीक चलाने के लिए सुहेल अफरीदी साहब बेचारे अगर मोहरा बनते हैं, तो बतूल उनका अपना सितारा क्राइसिस में है 3 महीने तक, साल के जो इनिशियली 3 महीने। तो पीटीआई को आपसे कंसल्ट करना चाहिए फिर,
थोड़ा अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कंसल्ट ना करें, थोड़ा वाइजली मूवमेंट को लेके चलें। वो जो वॉयलेंस वाली मूवमेंट है वो कोई पाकिस्तान में अगर आप कह दोगे कि कोई रेवोल्यूशन ले आएगी, यूथ निकल आएगी, लोग निकल आएंगे, मुझे एहसास यकीन जानिए कोई रेवोल्यूशन नजर नहीं आता ना। अच्छा साइमा, आखिरी सवाल ये बताएं कि क्या शहबाज शरीफ ही रहेंगे वजीर आजम 2026 में? देखिए जो है शहबाज शरीफ साहब अक्टूबर 2025 तक तो शदीद खतरे में थे और बहुत, मैं तब भी मैं कहती थी गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर रहेगा, और आप पीछे जाइए हिस्ट्री में बहुत प्रेशर बिल्डअप हुआ गवर्नमेंट के ऊपर, और मैंने कहा था अगर ये अक्टूबर सरवाइव कर गए तो ये आगे फिर हमें चलते हुए नजर आते हैं। यही सेटअप अभी चल सकता है, और जो है कुछ अंदरूनी तब्दीलियों के साथ एक पेश कोई बतूल बस मेरी रास्ते में है कि निज़ाम की तब्दीली इस मुल्क में होगी। अब उसकी क्या सूरत हाल बनेगी, एक मैसेज जो मैं बार बार देती हूँ अपने सियासतदानों को कि मिड फरवरी से सेट्रन जो पोजीशन लेने जा रहा है, अगर रवायती सियासी तरीके ना बदले गए तो सियासतदान क्राइसिस में ना आ जाएं। बहुत शुक्रिया सामिया खान, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करी थी। आज तक के लिए इतना ही, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।